सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर ओन नीट बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। अब हम वही चैप्टर जो है हमारे शॉर्ट नोट्स की मदद से कंप्लीट करने वाले थे। इसकी सिर्फ 2 वीडियो बनेगी शॉर्ट नोट्स की, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर माइटोसिस कंप्लीट करेंगे और दूसरी वीडियो के अंदर मियोसिस वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ये सर्च कर सकते हैं t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। इस पे आपको सारे नोट्स और जो भी आगे वीडियो आने वाली है उन सबके लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर। जब ये वीडियो खत्म हो तब प्लीज एक बार कमेंट में मुझे बता देना कि इसके बाद तुम्हें कौन से चैप्टर से शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए। ये हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, मैंने खुद अपने हाथ से बनाए। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन देखो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं तो हम सारी वो चीजें कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी चैप्टर की मैंने एकदम लाइन टू लाइन विद एनोटेशंस कंप्लीट करा दी है, और प्लस वो एनोटेटेड एनसीईआरटी भी मैंने टेलीग्राम पर आपको भेज दी है। ठीक है, ये देखो, जब एक सेल अपनी साइकिल स्टार्ट करता है तो सबसे पहले 2 फेजेस में पूरी साइकिल डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा इंटरफेस, दूसरा होता है हमारा एम फेज। जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल हमारे नीट प्रिपरेशन के फेज की तरह होता है। क्यों होता है नीट प्रिपरेशन वाले फेज की तरह? क्योंकि इस फेज में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो सेल है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। जैसे अभी हम एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो एम फेज होता है वो बहुत ज्यादा कम चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। एटलीस्ट जैसे 3 घंटे का हमारा एग्जाम होता है ना, वैसे बिल्कुल 3 घंटे तक हमारा एम फेज चल रहा होता है। आई मीन 3 घंटे तक नहीं, मतलब इंटरफेस से थोड़ा कम टाइम पीरियड तक एम फेज चल रहा होता है। लेकिन ये एम फेज जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है पूरी सेल साइकिल का। क्यों? क्योंकि यही वो फेज है जिसके अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। लेकिन जहां सेल अपने आप को इस डिवीजन के लिए तैयार करेगा उसको हम इंटरफेस कहेंगे। ये कम से कम 95% पार्ट होता है पूरी सेल साइकिल का, और सबसे लॉन्गेस्ट वाला पार्ट भी होता है। ठीक है, अब देखो, सेल साइकिल शुरू होती है हमारे G1 फेज से। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले सेल है, डिवाइड करने से पहले अपने आप को ग्रो करेगा। एक सेल छोटा सा है, अपने आप को ग्रो करेगा, तो सबसे पहले होगी G1 फेज के अंदर सेल ग्रोथ। ठीक है, अब जब सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, जब सेल जो है ग्रो कर रहा होता है तब अपने अंदर आरएनए और प्रोटीन के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है इसका एस फेज। एस फेज में सेल क्या करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। यही एक इकलौता फेज है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और कभी भी कहीं भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता है। डीएनए के अलावा एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन हम ध्यान रखना क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, क्रोमोसोम जो होगा बिल्कुल सेम रहेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहने वाले। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, एस फेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। जो G2 फेज है उसमें भी ग्रोथ होती है, G1 फेज में भी ग्रोथ होती है, लेकिन G1 फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है एस फेज में रेप्लिकेशन के लिए, और G2 फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है ग्रो करके जस्ट टू एंटर द एम फेज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है हमारी सेल साइकिल का, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो G2 फेज है इसके अंदर हमारी ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सेल डिवीजन के लिए। अब G2 फेज के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगा एम फेज। एम फेज को हमने 2 पार्ट में अगेन डिवाइड किया। जो पहला पार्ट है वो हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस वाला पोर्शन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस वाला पोर्शन। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जब सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो एक पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, अभी तक सिर्फ डॉटर न्यूक्लियाई बने, डॉटर सेल बनाने के लिए साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दिया जाता है। ठीक है, हो गया इजी। उसके बाद अब कैरियोकाइनेसिस को अगेन मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्टेप बाय स्टेप सेल साइकिल होती है। तो 4 पार्ट में जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, हमारा प्रोफेज होता है। ठीक है, ये देखो प्रोफेज। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है मेटाफेज, उसके बाद आता है हमारा एनाफेज, एनाफेज के बाद लास्ट आता है हमारा कौन सा, टीलोफेज।
ठीक है, अब इन फेज को हम एक एक करके डीपली समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो जी नॉट स्टेज क्या होती है। जब सेल साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, एम फेज कंप्लीट हो गया, तो अगली साइकिल में एंटर करने से पहले सेल क्या करेगा, अपने आप को, कुछ सेल जो होते हैं अपने आप को एक स्टेज में रोक लेंगे, जिसे हम जी नॉट स्टेज कहते हैं। जी नॉट स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे सेल जो है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है। ध्यान रखना, सेल सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है, सस्पेंड नहीं करता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट कर रहा है। इसको हम जी नॉट स्टेज कहते हैं। अब ये जो जी नॉट स्टेज होती है इसे हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। ये सेल की एक इनएक्टिव स्टेज होती है जहां पे सेल कह रहा है कि मैं डिवाइड होने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मैं डिवाइड नहीं होने वाला हूं अभी। अभी सेल अपनी इनएक्टिव स्टेज में है, इस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये सेल निकम्मे नहीं होते हैं, ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी इनके अंदर डिवाइड होने की क्षमता होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? एग्जाम्पल क्या है इनके, या तो लीवर सेल हो सकते हैं या हमारे हार्ट के सेल हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो भी सेल जो सिर्फ ओकेजनली डिवाइड होंगे, या जब बॉडी इनको कहेगी कि बेटा अब जाके डिवाइड हो जाओ तब वो डिवाइड होंगे, नहीं तो वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और बॉडी उनको कब कहेगी, जब टिश्यू में कोई रप्चर हो गया है, मान लो लीवर का कोई टुकड़ा है जो डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए लीवर के सेल को ही डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या लीवर हमेशा बड़ा होता रहता है? नहीं होता, उसके सेल उतने डिवाइड नहीं करते हैं। तो वो जो सेल होते हैं वो अपनी क्विसेंट स्टेट में होते हैं। जब तक बॉडी उनको नहीं कहेगी डिवाइड होने के लिए, जब तक उन्हें जरूरत नहीं लगेगी डिवाइड होने की, तब तक वो डिवाइड नहीं होने वाले। हाँ, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट पूरा पोर्शन। अब नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस के प्रो फेज से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे फेज पढ़ेंगे। देखो प्रो फेज में क्या होता है, प्रो फेज में जो क्रोमोसोम का मटेरियल होता है वो कंडेंस होना चालू हो जाता है। एक सेल है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, जो क्रोमोसोम का मटेरियल होगा वो अपने आप को कंडेंस करना शुरू करेगा, क्योंकि जब तक ये वाला जो प्रोसेस है वो नहीं होगा तब तक हमें क्रोमोसोम दिखेंगे ही नहीं। एक बार कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होगा वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा। सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालेगा, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और जब ये एस्टर 2 से 3 होते हैं तो मिलके, मान लो 2 एस्टर हैं, एस्ट्रल रेस एस्ट्रल अपैरेटस बनाएंगे और मिलके क्या बना लेंगे, एक माइटोटिक अपैरेटस बना लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इस डायग्राम को देखो, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये हमारे क्रोमोसोम है, ये हमारा सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे जा चुके हैं दोनों। अब ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करते हैं। ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या है, एस्ट्रल, एस्टर्स होते हैं, क्या बना लेते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बना लेते हैं। क्लियर है इतना? लास्ट में प्रोफेज के अंदर सेल के जो भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, न्यूक्लियोलस हो, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप हो, डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर जाते हैं, डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्योंकि अभी हमें सेल डिवीजन करना है तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो हम इनको गायब कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज सेकेंड फेज होता है हमारे माइटोसिस का। ठीक है, सेकेंड फेज है माइटोसिस का। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इसमें काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं, काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं, इसका मतलब ये देखो, ये हमारा ये एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के बीच में क्या हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आसपास जो होता है एक डिस्क लाइक स्टेज होती है, उस डिस्क लाइक स्टेज जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कभी भी सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है। क्रोमोसोम जो है अलाइन कर जाते हैं एक इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये देखो तुम्हें व्हाइट डॉट दिख रही इधर, ये बिल्कुल ऐसे देखो इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो गए और क्या बना लेते हैं, मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। अब दोनों पोल, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है। ठीक है, मेटाफेज के बाद चलते हैं एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस का एनाफेज और मियोसिस 2 का एनाफेज बिल्कुल सेम होता है, जिसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम थे वो जो एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, जो क्रोमेटिड होता है वो सेपरेट होने लगता है,
और जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाने शुरू कर जाते हैं। कैसे जाते हैं डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये पूरा पहले एक क्रोमोसोम था, इसके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए और अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो गए। ठीक है, अब सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट हुए तो देखो इनका सेंट्रोमियर भी जो है वो स्प्लिट हो गया और दोनों साइड में जाने लग गया। सेम टू सेम इस क्रोमोसोम के साथ भी हुआ और अपने अपने पोल पर चले गए। ठीक है, ये हुआ एनाफेज। उसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है अपने अपने पोल की तरफ चले गए थे, अब अपने एलिमेंट की जो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो होती है उन क्रोमोसोम की, वो उसे लॉस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एज अ रिजल्ट हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। जो न्यूक्लियोलस था हमारे पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने प्रोफेज के टाइम डिसअपेयर करवा दिए थे, अब उनको वापस ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पूरा सेल बनाना है तो अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। टीलोफेज के बाद जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होता तब ऐसी स्टेज होती है कि सेल एक है और उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तब हमारे पास दो डॉटर सेल बन जाएंगे। तो साइटोकाइनेसिस कर ही देते हैं अब। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एनिमल का सेल है, एक प्लांट का सेल है, दोनों में अलग अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होगी। जब एनिमल का सेल होता है उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के सेल के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, उसका शेप और साइज मेंटेन करके रखती है। क्योंकि प्लांट के पास है और एनिमल के पास नहीं है, तो डिफरेंस क्या होता है इनके साइटोकाइनेसिस में। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होने की वजह से जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती है, सेल फ्यूरो बन जाते हैं कुछ इस टाइप से। देखो ये डायग्राम में तुम देख रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होता है और ये सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट सेल है, अब ये तो अंदर नहीं जा सकती बाहर से, तो हम अंदर से बाहर एक सेल प्लेट बना लेंगे। ये सेल प्लेट जो है वो फ्रेगमोप्लास्टिक होती है, मतलब उस मटेरियल की बनी होती है और मिडल लेमिला जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि बाहर की सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे फ्यूरो नहीं बन सका। ये हो गया हमारा माइटोसिस कंप्लीट, जिसमें हमने पूरी सेल साइकिल क्या होती है, कैसे G1 फेज, G2 फेज, एस फेज वगैरह चलते हैं, कब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कैसे कैसे चारों फेज केरोकाइनेसिस के चलते हैं और कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, वेदर इट इज अ प्लांट सेल, वेदर इट इज अ एनिमल सेल, सब कुछ पढ़ लिया है। ये वाले नोट्स चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। और मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।